अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सबको खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का चैप्टर नंबर 14 है, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन। इसमें जो पोर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स अबाउट कॉन्फ्लिक्ट। कि ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके मीनिंग क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट कितनी तरह के होते हैं और इन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जो बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं उनका क्या ओपिनियन है। इनको डिफरेंट इराज़ में, डिफरेंट टाइम पीरियड्स में इनके बारे में क्या राय थी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सेकंड पोर्शन पढ़ रहे हैं जिसमें हमने लोगों के बिहेवियर को स्टडी करना है व्हेन दे आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स। जब उन्हें लोगों के साथ इंटरेक्ट करना होता है, ग्रुप्स में रहना होता है, टीम्स की शक्ल में रहना होता है, जॉइंट टास्क परफॉर्म करने होते हैं, तो बिहेवियर का बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ होता है जब वो मिलकर काम करते हैं, जब वो ग्रुप्स की शक्ल में काम करते हैं। तो इस चैप्टर का एम है कि आपको ये सिखाया जाए कि कॉन्फ्लिक्ट के मीनिंग क्या हैं और आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करना है एज आ मैनेजर भी और एज एन एम्प्लॉई। अगर आपके अपने कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, सुपरवाइज़र के साथ कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ होते हैं तो आपने उन कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह ट्रीट करना है। क्या आपने स्ट्रेस का शिकार हो जाना है या आपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्या आपने कॉन्फ्लिक्ट को वेलकम करना है या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आपने एंजाइटी का शिकार हो जाना है। कॉन्फ्लिक्ट को आप पॉजिटिव समझते हैं या नेगेटिव समझते हैं, या पॉजिटिव समझना चाहिए या नेगेटिव समझना चाहिए एज अ मैनेजर। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो एक क्विक व्यू मैं आपको इस चैप्टर की आउटलाइन का देता हूँ जी। इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे जी। उसके बाद जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ट्रेडिशनल व्यू है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ह्यूमन रिलेशंस व्यू है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और इंटरेक्शनिस्ट व्यू है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, ये डिस्कस करेंगे। फिर हम इसी में इन डिफ्रेंशिएशन में ही हम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी डिस्कस करेंगे और उन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में ये भी डिस्कस करेंगे कि वो फंक्शनल हैं, पॉजिटिव हैं, बेनिफिशियल हैं या डिसफंक्शनल हैं, हार्मफुल हैं। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। हम कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इनिशिएट कहाँ से होता है और कहाँ पर जाकर एंड होता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन से। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब अगर आप जनरल सेंस में देखें, अगर आप लिटरल मीनिंग कॉन्फ्लिक्ट के देखें तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है दो पार्टीज़ के दरमियान, दो ग्रुप्स के दरमियान इत्तफ़ाक़ के राय ना होना, राय का इख्तलाफ होना, दो पार्टीज़ के दरमियान कंसेंसस ना होना, डिसएग्रीमेंट होना, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि आप किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है तो बात जो है वो फ़िज़िकल हार्म पहुंचाने पर आएगी। कॉन्फ्लिक्ट एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है। कॉन्फ्लिक्ट का लो लेवल आपका किसी से राय का इख्तलाफ भी है। तो जो कॉन्फ्लिक्ट की फ़र्स्ट स्टेज है वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है कि आप किसी के बारे में जो सोच रहे होते हैं, आप खुद बेनिफिट गेट करने के लिए जो एफ़र्ट कर रहे होते हैं, दूसरा उसको नेगेटिवली परसीव करता है। या वो ये समझता है कि आप जिन चीज़ों के बारे में कंसर्न हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप कॉन्शियस हैं, आप जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरा ये समझता है कि इसकी वजह से उसे नुकसान होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट के जो मीनिंग हैं ये बिहेवियरल साइंसेस में क्या हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। बिहेवियरल साइंसेस में कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है जी, when one party perceives that another party has negatively affected, जब एक पार्टी ये परसीव करती है
कि दूसरी पार्टी को नेगेटिव इफ़ेक्ट होगा, नुकसान होगा, और इज़ अबाउट टू बी नेगेटिवली इफ़ेक्ट, या हो सकता है कोई नुकसान, समथिंग दैट द फर्स्ट पार्टी केयर्स अबाउट, उस चीज़ की वजह से जिसके बारे में फ़र्स्ट पार्टी जो है वो कंसर्न्ड है, केयर कर रही है, करना चाह रही है, वो एक्टिविटीज़ जो फ़र्स्ट पार्टी परफॉर्म कर रही है उसका दूसरी पार्टी को नेगेटिव अफेक्ट हो सकता है या हो रहा है, दैट बिकम्स द रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज़ द पॉइंट वेयर कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएट्स। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ जी कि एक पार्टी के एक्शन से दूसरे पार्टी को नेगेटिव इफ़ेक्ट हो, नुकसान हो, तो इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हो जाता है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में कोलीग्स के दरमियान हो सकता है, सीनियर जूनियर के दरमियान हो सकता है, टॉप और मिडल लेवल मैनेजमेंट के दरमियान हो सकता है, मिडल लेवल और लो लेवल मैनेजमेंट जो है उनके दरमियान हो सकता है। अब कॉन्फ्लिक्ट के मीनिंग क्या हैं ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ किसकी वजह से होता है। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है इसके बारे में कहा जाता है कि एक बार ये इनिशिएट हो जाएगा तो ये ऑनगोइंग एक्टिविटी है, ये बढ़ता जाएगा जब तक वो डिसएग्रीमेंट, वो इख्तलाफात जब तक आपस में निगोशिएशन नहीं की जाएगी, आपस में डिस्कस नहीं किया जाएगा और इसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश नहीं की जाएगी। इसकी इंटेंसिटी इनिशिएट होने के बाद डे बाय डे बढ़ती जाएगी और ये अल्टीमेटली एक दूसरे को फ़िज़िकली हार्म पहुंचाने पर पहुंच जाएगी कि आप अब सेकंड पार्टी को डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, दैट पॉइंट इज़ एन ऑनगोइंग एक्टिविटी व्हेन एन इंटरेक्शन क्रॉसेस ओवर टू बिकम एन इंटर पार्टी कॉन्फ्लिक्ट। ये ऑनगोइंग एक्टिविटी है, बढ़ता रहता है डे बाय एक बार आपका किसी के बारे में आपकी जो ओपिनियन है वो नेगेटिव हो गई, आप किसी के बारे में ये समझना शुरू हो गए कि इसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, या फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी कंप्लेन करता है, या इसकी वजह से मुझे बेनिफिट नहीं मिलता, मुझे लेट डाउन किया जाता है, इसकी वजह से मेरी प्रमोशन नहीं हुई, या इसकी जो है वो रिपोर्ट देने की वजह से मेरी इस बार जो है वो सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं किया गया, मुझे पॉजिटिव जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल नहीं दिया गया। तो ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है, बढ़ती रहती है डे बाय डे और अल्टीमेटली ये लोगों के दरमियान ज़ाती जो लड़ाई झगड़े हैं उनकी शक्ल में बदल जाती है। तो कॉन्फ्लिक्ट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें जो है वो इसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं। रिसर्च के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट जो है दैट एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स दैट पीपल एक्सपीरियंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लोग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जो है वो सिचुएशन से गुज़रते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस को फेस करते हैं, दैट्स वाई उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्फ्लिक्ट की सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है दैट इज़ इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ गोल्स। इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ गोल्स का मतलब ये है कि ऐसे गोल्स एम्प्लॉयज़ को दे दिए जाएं सीनियर्स की तरफ से जो अचीवेबल ना हों, जो उनकी स्किल्स, उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक या उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ना हों। जिन गोल्स को वो परफॉर्म करना चाहते हैं या अच्छी तरह कर सकते हैं, आप उनसे हटकर उन्हें गोल दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक के जो एम्प्लॉय, फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक का एक कैशियर है, उसको ये टास्क दे दिया जाता है कि आपने अपना रूटीन वर्क परफॉर्म करने के साथ साथ बैंक में डिपॉजिट्स जो है वो इन्हांस करना है। अब वो स्पेशलिस्ट है कैश डिपार्टमेंट का, वो एज अ कैशियर बैंक में अपॉइंट हुआ और वो अपनी जॉब को अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है या करना जानता है, लेकिन किस तरह वो डिपॉजिट्स लेकर आए, अकाउंट्स ज़्यादा ओपन करवाए, ये उसके लिए इनकम्पैटिबल हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को, सुपरवाइज़र अपने जूनियर को, अपने सबऑर्डिनेट को ऐसे टास्क दे जो इनकम्पैटिबल हों, जिनको वो परफॉर्म ना कर सकते हों या जिसको वो डिसलाइक करते हों या जो उनके लिए परफॉर्म करना पॉसिबल ना हो। इसकी वजह से उन एम्प्लॉयज़ के दरमियान और मैनेजमेंट के दरमियान, सुपरवाइज़र के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हो सकते हैं। अभी तो पर्टिकुलर हो गया जी सीनियर और जूनियर, सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की वजह।
सेकंड है डिफरेंस ओवर इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स। देखें ये जो रीज़न है ना, डिफरेंस ओवर इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, ये कॉन्फ्लिक्ट जनरली भी अराइज़ होते हैं। आप अपने फेलोज़ में देखें, अपने रिलेटिव्स में देखें, घर में देखें, अपनी फैमिली में देखें। नज़रियात का डिफरेंस होता है, सोच का डिफरेंस होता है, परसेप्शन का डिफरेंस होता है। जिस तरह आप बात को अंडरस्टैंड करते हैं और उसे कम्युनिकेट करते हैं, शायद दूसरा उसे एज़ इट इज़ अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। वो अपने माइंड के मुताबिक, अपनी साइकी के मुताबिक, अपनी मेंटल केमिस्ट्री के मुताबिक उसको अंडरस्टैंड करता है। तो डिफरेंस ओवर इंटरप्रिटेशन, चीज़ों को समझने, हक़ाइक़ को समझने में डिफरेंस होता है। कोई इसे डिफरेंटली जो है वो इंटरप्रेट करता है, कोई डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के सिनेरियो में ही ले लें आप, कोरोना वायरस को लेकर डिफरेंट कंट्रोवर्सीज़ हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कोई कहता है जी ये समर आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो है वो वायरस ख़त्म हो जाएगा। कोई कहता है नहीं जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई कहता है जी आप इसके लिए ये वाली जो एहतियात है वो करें तो आप इस वायरस से बच सकते हैं। कोई कहता है जी ये एक दूसरे के साथ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र हो जाती है। कोई कहता है नहीं जी ये ऐसी बीमारी नहीं है। कोई कहता है जी ये सिर्फ़ एक अनइमेजिनेटिव, अनरियलिस्टिक जो है वो डिज़ीज़ है, इसके पीछे कोई रियलिटी नहीं है, ये दुनिया को जो है वो डिट्रैक करने के लिए फैलाई जा रही है। कोई कहता है जी ये लैब में तैयार हुई है, कोई कहता है जी ये जानवरों से जो है वो तैयार हुई है। इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है लोगों की। इस डिफरेंस ओवर इंटरप्रिटेशन की वजह से लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हो जाते हैं। जैसे आजकल अमेरिका ब्लेम कर रहा है जी चाइना को कि ये कोरोना वायरस जो है ये उन्होंने स्टार्ट किया या उनकी लैब से शुरू हुआ या ये जानबूझकर ह्यूमंस, इंसानों ने बनाया, और ये डिफरेंट जो सुपर पावर्स हैं या इकोनॉमीज़ हैं उनको तबाह करने के लिए ये वायरस फैलाया जा रहा है। तो ये डिफरेंस ओवर इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स के बारे में, हक़ाइक़ के बारे में लोगों की डिफरेंस ओपिनियन होती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज़ होता है। ये सेकंड रीज़न है जी। थर्ड रीज़न है डिसएग्रीमेंट बेस्ड ऑन बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस। डिसएग्रीमेंट बेस्ड ऑन बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस का मतलब ये है, देखें आप लोगों से डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप टीचर्स के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं जी मुझे इस क्वेश्चन को आप समझा दें। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको अच्छी तरह समझाएंगे। से कोई वो टीचर बिज़ी हैं, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, उन्होंने आपको कहा जी मैं कल समझाऊँगा, कल आपके उन्होंने कहा जी मैं परसों समझाऊँगा। इसी तरह एक वीक गुजर गया। अब आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो आपको जैसे ही आप उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर जाएंगे वो फ्री होंगे और वो उसी वक्त आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन हकीकत में क्या हुआ कि वो बिज़ी थे, वो आपको टाइम नहीं दे सके। अब आपके माइंड में जो, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं हुई, जो आप सोच रहे थे कि वो आपको जैसे हेल्प आउट करेंगे उन्होंने वैसे आपको हेल्प आउट नहीं किया, तो आपके माइंड में एक डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो गया। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हो जाता है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइज़र से एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जब एम्प्लॉय समझता जी वो उनसे लीव लेने जाएगा, उनसे छुट्टी मांगेगा, तो उसी वक्त उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। लेकिन मैनेजमेंट ऐसा नहीं करती, मैनेजमेंट उन्हें जो है वो उनकी लीव एक्सेप्ट नहीं करती। तो एम्प्लॉय की जब बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन, एम्प्लॉय जो सोच रहा था, अब उसकी वो जो उम्मीद थी, जो एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफ़िल नहीं हुई, तो सुपरवाइज़र के बारे में उसके माइंड में एक डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो गया, एक इख्तलाफ पैदा हो गया। तो कॉन्फ्लिक्ट की ये 3 मेन रीज़न्स हैं: इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ गोल, डिफरेंस ओवर इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट बेस्ड ऑन बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस। कि आप लोगों से जैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो वैसी आपको रिस्पॉन्स नहीं करते तो आपके माइंड में उनके ख़िलाफ़ एक इख्तलाफ पैदा हो जाता है। तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया जी। कॉन्फ्लिक्ट के मीनिंग क्या हैं? कॉन्फ्लिक्ट एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किन रीज़न्स की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, दैट इज़ ट्रांजिशन इन कॉन्फ्लिक्ट थॉट्स। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो डिफरेंट इराज में, डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अपनी राय जो है वो रखते थे, और ऑर्गेनाइजेशंस में जो मैनेजर्स थे उन टाइम पीरियड्स में उन्हीं को अहमियत देते थे कि भाई ये स्कूल ऑफ थॉट है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये
जो मैनेजर्स हैं, जो उस वक़्त के जो रिसर्चर्स हैं, उनकी ये राय है, जो सक्सेसफुल मैनेजर्स हैं, जो एक्सपर्ट मैनेजर्स हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, वही प्रिवेल कर रहा होता था। लेकिन इसमें ट्रांजिशन, इसमें वक़्त के साथ साथ चेंज आता गया। तो हमने ये डिस्कस करना है कि कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो डिफरेंट थॉट्स थी, ख्याल था, उसमें कैसे ट्रांजिशन आया वक़्त के साथ साथ। 1930 से 1940s तक कॉन्फ्लिक्ट को क्या समझा जाता रहा, फिर 1940 से 1970s तक क्या समझा जाता रहा, फिर 1970 से आज करंट पीरियड तक कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह जो है वो ट्रीट किया जाता है, किस तरह कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थॉट्स रखी जाती हैं, मैनेजर्स किस तरह उसको परसीव करते हैं। ये हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रांजिशन इन कॉन्फ्लिक्ट थॉट्स। सबसे पहले जी ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है पुराना रवायती ख्याल जो 1930 से 1940s तक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझा जाता था। 1930 से 1940 तक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये राय थी कि हर तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन में अराइज़ होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह। हर तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको हमेशा अवॉइड किया जाना चाहिए। किसी सूरत भी कॉन्फ्लिक्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बड़ी नेगेटिव परसेप्शन थी कि कॉन्फ्लिक्ट का अराइज़ होना जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाता है, उसकी परफॉर्मेंस को डिक्रीज़ कर देता है, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन जो है उसकी वजह से स्पॉइल हो जाती है। तो रिसर्चर्स के मुताबिक एवरी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शुड बी अवॉइडेड, that should not exist in an organization because all type of conflict are considered harmful, क्योंकि हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट को ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह समझा जाता था। अब क्या मतलब है जी हर तरह का कॉन्फ्लिक्ट? अभी हम इस लेक्चर के एंड तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो फिर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि जो लिखा हुआ है, ये जो मैंने अभी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने प्रेजेंट किया है कि एवरी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज़ हार्मफुल, इसके क्या मीनिंग है। और कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये समझा जाता था 1930 से 1940s तक कि कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी 3 मेन रीज़न्स हैं। एक तो पुअर कम्युनिकेशन है, लोगों में आपस में जो कम्युनिकेशन, वीक कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन गैप है, इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अराइज़ होता है। देन लोगों की छोटी सोच, लैक ऑफ ओपननेस, लोगों का ओपन ना होना, ब्रॉडली ना सोचना, न्यू थिंग्स को ट्राई ना करना, ट्रेडिशनल चीज़ों को, ट्रेडिशनल मेथड को, ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो करना, पुराने तरीक़ों को यूज़ करना, ये जो लोगों में सोच थी इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ होता था। मतलब ओपननेस की कमी, लोगों में तख्लीकी जहन की, क्रिएटिविटी ना होने की वजह से, लोगों में ब्रॉड माइंडेडनेस ना होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज़ होता था। देन थर्ड रीज़न जो 1930 से 1940 तक समझी जाती थी वो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर्स, जो टॉप मैनेजमेंट है उसका एम्प्लॉय नीड्स को फुलफ़िल ना करना, एम्प्लॉयज़ की नीड्स पर रिस्पॉन्ड ना करना और सिर्फ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से कंसर्न रखना, एम्प्लॉय को अहमियत ना देना, ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह बनते हैं। ये 1930 से 1940s तक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर किया जाता था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पुअर कम्युनिकेशंस की वजह से, लैक ऑफ ओपननेस की वजह से और फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू द एम्प्लॉय नीड्स, कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय नीड्स को रिस्पॉन्ड करने में फेल हो जाती है। दैट्स वाई एम्प्लॉयज़ के दरमियान और मैनेजमेंट के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ होता है। 1930 से 1940 तक ये समझा जाता था कि ऑल दीज थिंग्स आर नेगेटिव एंड कैन बी फिक्स्ड, इन चीज़ों, ये सब चीज़ें नेगेटिव हैं, इनका नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। मैनेजमेंट को चाहिए कि वो इन्हें फ़िक्स करे, इन्हें ख़त्म करे, इन्हें ओवरकम करे। सो मैनेजमेंट थॉट दैट कॉन्फ्लिक्ट कुड बी फिक्स्ड एंड शुड बी फिक्स्ड। मैनेजमेंट समझती थी कि इन कॉन्फ्लिक्ट के ये जो वजह हैं, रीज़न है, इनको ख़त्म करना चाहिए और वो ख़त्म करने के लिए एफ़र्ट करती रहती थी। मतलब मैनेजमेंट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को हार्मफुल समझती थी, उसे अवॉइड करने की कोशिश करती थी, तो उसकी जितनी वजूहात थी उनको ओवरकम करने की कोशिश की जाती थी। तो ये ट्रेडिशनल व्यू था जी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। अब नेक्स्ट है जी ह्यूमन रिसोर्स व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज़ आफ्टर 1940s टू मिड 1970।
ह्यूमन रिलेशंस व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सेकंड व्यू है आफ्टर 1940s एंड मिड 1970s में। ये जो व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है ये प्रिवेल कर रहा था, जिसमें ये ट्रांजिशन हुई, ये तब्दीली हुई ट्रेडिशनल व्यू से, कि अब ये समझा जाता था 1940s से कि कॉन्फ्लिक्ट का होना ये नेचुरल है और ये इनएविटेबल आउटकम है इन एनी ग्रुप। मतलब ट्रेडिशनल व्यू में कॉन्फ्लिक्ट का होना बड़ा नेगेटिव ट्रीट किया जाता था, मैनेजमेंट उस पर बड़ा नेगेटिवली रिएक्ट करती थी, बड़ी परेशान हो जाती थी, स्ट्रेस का शिकार हो जाती थी, उसको सीरियस नोड पर सॉल्व करने की कोशिश करती थी और एक तरह से ये मैनेजमेंट का फेलियर समझा जाता था कि उनके होते हुए उनकी पुअर मैनेजमेंट की वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो अराइज़ हो रहे हैं। अब मैनेजमेंट हर वक्त इस कोशिश में लगी रहती थी कि किसी तरह इन कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जाए, लेकिन 1940s में ये थिंकिंग, ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ और ये समझा गया कि कॉन्फ्लिक्ट का होना एक नेचुरल इवेंट है। मतलब ज़िंदा लोगों की निशानी है कि जब एम्प्लॉइज़ की अपनी अपनी थॉट्स होंगी, वो कैपेबिलिटीज़ होंगी, तो हर किसी का अपनी अपनी राय होगी। ये बाशऊर लोगों की निशानी है कि वो अपना अपना ओपिनियन रखते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो जब लोग अपना अपना ओपिनियन, अपने अपने बिलीफ और पॉइंट ऑफ व्यूज़ को एक्सप्रेस करेंगे तो ये नेचुरल है कि उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ होगा। तो क्या चेंज आया जी, क्या ट्रांजिशन हुई कि ह्यूमन रिलेशन व्यू में कॉन्फ्लिक्ट को नेचुरल समझा गया, लाइट लिया गया, वेलकम किया गया और कॉन्फ्लिक्ट को ये समझा गया कि इसका इंकर होना कोई एक बिग इशू नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट का अकर होना, इसको पॉजिटिव समझा गया कि कॉन्फ्लिक्ट अकर होते हैं और इनको रोका नहीं जा सकता। जब लोग ग्रुप की शक्ल में होंगे तो इनएविटेबल आउटकम इन ग्रुप, जब लोग ग्रुप की शक्ल में काम करेंगे तो उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का अराइज़ होना ये नॉर्मल है और ऑर्गेनाइजेशन को इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये बिलीफ था जी कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इनएविटेबल है, इसको प्रिवेल करना चाहिए, इसका किसी हद तक ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा भी होगा। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कर सकते कि कुछ ऐसे चेक एंड बैलेंसेस रख दें कि भाई हमने चेक एंड बैलेंस रख दिए हैं, अब कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ नहीं होगा। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, कॉन्फ्लिक्ट का अराइज़ होना नॉर्मल है। तो ये ह्यूमन रिलेशन व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था। थर्ड और लेटेस्ट व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो आज 1970 मिड 1970s के बाद से लेकर करंटली जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो प्रिवेल कर रहा है, वो है इंटरेक्शनिस्ट व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो 3 व्यूज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गए, 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हो गए। एक ट्रेडिशनल था, एक ह्यूमन रिलेशन व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है और एक इंटरेक्शनिस्ट व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। इंटरेक्शनिस्ट व्यू में क्या ट्रांजिशन है जी? देखें, ह्यूमन रिलेशन व्यू में ये कहा गया कि कॉन्फ्लिक्ट का होना नेचुरल है, इसको आप रोक नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन इंटरेक्शनिस्ट व्यू में ये कहा गया कि कॉन्फ्लिक्ट को होना चाहिए, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट के होने से आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाएगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पहले से बेहतर हो जाएगी। तो आप ज़रा कंपैरिजन करें ट्रेडिशनल व्यू का और इंटरेक्शनिस्ट व्यू का। ट्रेडिशनल व्यू में कहा जाता था हर तरह का कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किया जाना चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल है। इंटरेक्शनिस्ट व्यू में क्या कहा जा रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट का इंकर होना ये पॉजिटिव फोर्स है, ना सिर्फ पॉजिटिव फोर्स है बल्कि कहा गया कि इसको होना चाहिए क्योंकि इसके होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर सकती है। तो द करंट व्यू ऑन कॉन्फ्लिक्ट इज़ दैट इट इज़ नॉट ओनली अ पॉजिटिव फोर्स इन अ ग्रुप बट इट इज़ एक्चुअली नेसेसरी फॉर अ ग्रुप परफॉर्मेंस इफेक्टिवली. For a group to perform effectively, this is called the interactionist view of conflict, and it is widely accepted today. The belief that conflict is not only a positive force in a group but it is absolutely necessary for a group to perform effectively. तो ये कॉन्फ्लिक्ट इंकर होना चाहिए, अगर ये होगा तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो इन्हांस हो जाएगी। ये इंटरेक्शनिस्ट व्यू है।
तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो इंटरेक्शनिस्ट व्यू का मतलब है देयर शुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, बट इन अ कंस्ट्रक्टिव वे। लेकिन ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कंस्ट्रक्टिव हो, जो बेनिफिशियल हो। तो हम डिस्कस करेंगे जी कौन से कॉन्फ्लिक्ट बेनिफिशियल होते हैं, जो होने चाहिए। इंटरेक्शनिस्ट व्यू को ही आगे लेकर चलते हैं, जिसकी बेस पर हमने कॉन्फ्लिक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम मूव करते हैं, जिसके मुताबिक जो है वो इंटरेक्शनिस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो भी 2 तरह के हैं, कुछ फंक्शनल हैं और कुछ डिसफंक्शनल हैं। मतलब इंटरेक्शनिस्ट के मुताबिक व्यू के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, लेकिन इंटरेक्शनिस्ट व्यू के मुताबिक भी कॉन्फ्लिक्ट 2 तरह का है। एक कॉन्फ्लिक्ट वो है जो फंक्शनल है, जो बेनिफिशियल है, और एक कॉन्फ्लिक्ट वो है जो डिसफंक्शनल है, जो हार्मफुल है, जो इंटरेक्शनिस्ट व्यू के मुताबिक भी डिसफंक्शनल है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह है। द इंटरेक्शनिस्ट व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज that even though functional conflict can support the group goals and improve their performance, there is also a dysfunctional group that hinders group performance. Interactionist view के मुताबिक भी जो functional conflict है ये support करता है, can support the group goals, group के goals को ये support करता है, उनकी performance को enhance करता है। लेकिन इंटरेक्शनिस्ट व्यू के मुताबिक भी कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हैं दैट हिंडर ग्रुप परफॉर्मेंस, दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शुड बी अवॉइडेड। तो इंटरेक्शनिस्ट व्यू के मुताबिक भी जो डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो ग्रुप परफॉर्मेंस को जो है वो हिंडर करते हैं, ग्रुप परफॉर्मेंस को जो है वो पुअर कर देते हैं, लो कर देते हैं, दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट शुड बी अवॉइडेड, कंट्रोल्ड और मिनिमाइज्ड एज मच एज पॉसिबल। अब क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज़ हुआ कि फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट तो सपोर्ट करते हैं जी ग्रुप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, डिसफंक्शनल जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो हिंडर करते हैं ग्रुप परफॉर्मेंस को। तो हमें ये बताया जाए भाई कि फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से होते हैं और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से होते हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी टाइप्स ऑफ इंटरेक्शनिस्ट कॉन्फ्लिक्ट। इंटरेक्शनिस्ट के मुताबिक कौन से कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनल हैं और कौन से कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो डिसफंक्शनल हैं। तो लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। So according to interactionist view there are 3 types of conflict: task conflict, relationship conflict and process conflict. अब पहले हम डिस्कस करते हैं जी टास्क कॉन्फ्लिक्ट को, फिर डिस्कस करेंगे प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट को, और लास्ट पर हम डिस्कस करेंगे इस रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। वजह ये है कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट तो ऑलवेज इट इज़ कंसिडर्ड एज डिसफंक्शनल, but up to some extent the task conflict and process conflict are considered functional. तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? देखें, टास्क कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द कंटेंट्स ऑफ टास्क, कि आपको किस किस्म का टास्क दिया गया है, किस किस्म का गोल दिया गया है, द टाइप ऑफ टास्क, द टाइप ऑफ वर्क असाइंड। कि ऑर्गेनाइजेशन आपको कोई टास्क असाइन करती है लेकिन आप उसको परफॉर्म नहीं करना चाहते या नहीं करना जानते, या आप उसको डिसलाइक करते हैं। तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये डिफरेंस अराइज हो गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपको जो टास्क दे रही है आप वो टास्क परफॉर्म नहीं करना चाहते, या किसी दूसरे को जो टास्क दिया जा रहा है आप वो परफॉर्म करना चाहते हैं, उसमें ईजी फील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जैसे पहले एग्जांपल बताई कि ऑर्गेनाइजेशन एक कैशियर को ये टास्क दे देती है, भैया आपने डिपॉजिट इंक्रीज़ करना है, ऑर्गेनाइजेशन में नए अकाउंट्स ओपन करवाने हैं और लोगों का पैसा यहाँ पर आपने अकाउंट्स में लेकर आना है। अब आप ये डिसलाइक कर रहे हैं, टास्क कॉन्फ्लिक्ट, आप चाहते हैं भाई कि आप कैशियर का काम कर रहे हैं, ये काम ही आपसे लिया जाए, या आप लाइक करते हैं भाई आपको कंपनी ये टास्क दे भाई आप क्रेडिट का काम करें, लोगों को क्रेडिट दिलवाएं, लोन्स ज़्यादा दिलवाएं लोगों को। तो आप डिपॉज़िट लाने की बजाय इस टास्क को लाइक करते हैं कि आपको क्रेडिट जो इशुएंस है, लीजिंग पर लोगों को एग्रीमेंट करना, क्रेडिट कार्ड इशू करने का काम दिया जाए, क्योंकि आपके ख्याल से डिपॉज़िट से ज़्यादा लोग कर्ज़ लेने में ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट शो करते हैं और वो आपके लिए आसान होगा, या आप उसे लाइक करते हैं।
तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट है ना कि आप चाहते कुछ और हैं, कंटेंट कुछ और चाहते हैं, गोल्स ऑफ वर्क आपको जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क दे रही है वो डिफरेंट है, आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। तो कॉन्फ्लिक्ट है ओवर कंटेंट एंड गोल्स ऑफ वर्क, कि आपको जो कंटेंट दिया गया है, जो गोल दिया गया है, आप उसके ऊपर आपका कॉन्फ्लिक्ट है। टास्क कॉन्फ्लिक्ट आर अराइजेज व्हेन देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंटेंट एंड गोल ऑफ वर्क। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट एट लो टू मॉडरेट लेवल। इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट लो लेवल का हो और मॉडरेट लेवल का, नॉट वेरी हाई लेवल कि आप काम करना ही छोड़ दें, भाई मैं ये काम कर ही नहीं सकता, करूँगा ही नहीं, आप रिज़ाइन कर दें, फिर तो वो जो है वो समझ लें एक्सट्रीम लेवल हो गया। तो लो टू मॉडरेट लेवल ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ कंसिडर्ड एज फंक्शनल। इस कॉन्फ्लिक्ट का लो से मॉडरेट लेवल जो है वो फंक्शनल समझा जाता है। टास्क कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस सेंस में भी हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ का इख्तलाफ हो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ के हवाले से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है उसके बारे में लोगों का इख्तलाफ हो, या जो मेथड ऑफ मींस ऑफ कंप्लीटिंग अ टास्क, किसी वर्क को कंप्लीट करने का जो मेथड है उसके ऊपर लोगों का इख्तलाफ हो। तो इसका बेनिफिट इस लिहाज से है, ये बेनिफिशियल इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो अपनी राय का इजहार करेंगे और मुमकिन है कि उनको वो टास्क दे दिए जाएँ उनके इख्तलाफ को सुनकर कि जिनको वो लाइक करते हैं या बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, रैदर दैन कि वो किसी टास्क को जो है वो एक्सेप्ट कर लें और बाद में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो पुअर रहे या वो उस टास्क को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करने में फ़ेल हो जाएं और इससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट हो। तो ये टास्क कॉन्फ्लिक्ट इस लिहाज से बेनिफिशियल है कि लोग इस तरह इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से वो टास्क ले सकते हैं, अपनी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो ड्यूटीज़ हैं वो चेंज करवा सकते हैं ताकि वो ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सकें, उस वर्क को परफॉर्म कर सकें जिसे वो लाइक करते हैं। तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट जो है ये फंक्शनल है। उसके बाद आते हैं जी प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट पर। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है जी द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द वे ऑफ डूइंग वर्क। everyone have different thoughts, different techniques, different methodologies। हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का। कुछ लोग फॉर एग्जांपल डिपॉजिट्स गेट करने की हवाले से अगर देखा जाए तो कुछ लोग समझते हैं जी कि जाकर पर्सनल फेस टू फेस मीटिंग की जाए, लोगों से विज़िट किया जाए क्लाइंट को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट बिजनेसमैन्स के पास, डिफरेंट सैलरीड पर्सन के पास, और उन्हें कहा जाए कि आप अपने जो अकाउंट्स हैं वो बैंक में ओपन करवाएं। ये तरीका ठीक है। कुछ समझते हैं नहीं जी, अगर सिर्फ लोगों को ईमेल्स कर दी जाएं, उसमें लोगों को कोई प्रमोशन दे दी जाए, कोई बेनिफिट दे दिया जाए, कोई प्रॉफिट का लालच दे दिया जाए तो शायद लोग इससे डिपॉजिट्स लेकर आ जाएं। कुछ लोग शायद ये समझते हों कि भाई डिपॉजिट ज़्यादा लाने के लिए फ़ोन कॉल करना काफ़ी है, लोगों को फ़ोन्स कर दिए जाएँ और उन्हें कहा जाए भाई आप डिपॉजिट लेकर आएँ। तो कॉन्फ्लिक्ट ओवर हो वर्क गेट्स डन। हर कोई ओपिनियन रखता है कि वर्क को इस तरह परफॉर्म किया जाए तो बेटर रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं तो हर किसी के पास अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके एक्सपीरियंसेस हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो जिसकी वजह से हर कोई चाहता है कि वो टास्क को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करे। तो जब ये प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बेस्ट मेथड जो है, बेस्ट वे आउट सामने आ जाएगा। लोग आपस में डिस्कस करेंगे, उनके दरमियान आपस में डिस्कशंस होंगी। इन कंट्रोवर्सीज़ की वजह से जो बेस्ट वे आउट है वो जो है वो आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज़ फंक्शनल, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट because this conflict occurs when controversies arises about how various duties and resources will be allocated. The functional group, the conflict that may arise due to different methodology, way of working, or you don't like the working of other member in a group, कि आप चाहते हैं भाई काम इस तरह नहीं इस तरीके से किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर आउटपुट दे सकता है। तो प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट का होना आपको अच्छी आउटपुट देता है, अच्छी आउटकम देता है, बेस्ट जो पैटर्न है, जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करने में आपकी हेल्प करता है। तो प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट जो है ये एक पॉजिटिव फोर्स है। लो लेवल ऑफ दिस टाइप आर फंक्शनल। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट का जो इनकी लो लेवल है वो फंक्शनल है, बेनिफिशियल है और ये ग्रुप परफॉर्मेंस को एनहांस करती है। लास्ट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है जी रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट जो है ये
हमेशा हर पॉइंट ऑफ व्यू, हर स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक दैट इज़ डिसफंक्शनल। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि आप किसी लॉजिक की बेस पर, रैशनैलिटी की बेस पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रखते, बल्कि आप किसी से ज़ाती इख्तलाफ की वजह से, आपको किसी की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगती, किसी की आउटलुक अच्छी नहीं लगती, उसका बोलने का अंदाज़, उसकी जो वे ऑफ थिंकिंग है, उससे आप हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डिसलाइक करते हैं। आप उसकी पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिव ही रिमार्क्स देते हैं, बिकॉज यू डोंट लाइक अनदर पर्सन। तो रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज़ ड्यू टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्पॉइलेज, कि आपका जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उसमें स्पॉइलेज होने की वजह से आपका कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से आप उसकी पॉजिटिव जो पॉइंट है, उसकी जो सही बात है, उसको भी गलत कह देते हैं, बिकॉज यू डोंट लाइक अनदर पर्सन। आप किसी सूरत भी उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते, एवरी कंडीशन आप उसे अपोज करते हैं। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये ज़ाती इख्तलाफ जो है, ये किसी सूरत भी बेनिफिशियल नहीं है, ना इसका लो लेवल ना मॉडरेट लेवल। तो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ऑलवेज डिसफंक्शनल, ये हमेशा डिसफंक्शनल होता है। तो आज के लेक्चर में हमने कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन को डिस्कस किया, कॉन्फ्लिक्ट के जो रीज़न्स हैं उनको डिस्कस किया, रिसर्च के मुताबिक जो डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको डिस्कस किया। हमने ट्रांजिशन इन कॉन्फ्लिक्ट थॉट्स को डिस्कस किया कि ट्रेडिशनल व्यू क्या था कॉन्फ्लिक्ट का, फिर ह्यूमन रिलेशंस व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या था, फिर इंटरेक्शनिस्ट व्यू क्या है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इंटरेक्शनिस्ट व्यू के मुताबिक हमने डिस्कस किया भी कॉन्फ्लिक्ट की दो टाइप हैं, फंक्शनल और डिसफंक्शनल। फिर हमने डिस्कस किया भाई जो फंक्शनल और डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, इनकी बेस पर टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तीन तरह की हैं, टास्क कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, उसको डिस्कस करेंगे। होप कि आप लेक्चर को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। हम अपने लेक्चर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।